एक लड़का जो कि अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के बीच बैठा रहता है। बार बार उसके मोबाइल फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, बार बार मैसेज आता है, जिससे कि वो डिस्टर्ब हो रहा था। वो जैसे ही अपना मोबाइल उठाता है, एक फोटो डाउनलोड करता है, तो फोटो देखता है कि आपत्तिजनक है। इसके बाद वो मोबाइल को फिर से साइलेंट मोड पे करता है और अब एकांत में होने की कोशिश करने लगता है। और इधर घर वाले थे कि उस लड़के को कुछ ना कुछ काम बोलते रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसा काम दे दे रहे थे, जिससे कि वो लड़का व्यस्त हो जा रहा था। बाकी बार बार उसका ध्यान अपने मोबाइल फोन पे ही रहता है, जिसपे कि बार बार मैसेज आ रहा था, बार बार किसी अननोन नंबर से फोटोस और वीडियोस आ रहे थे। अब जैसे ही कुछ देर के बाद वो लड़का खाली होता है, एकांत में जाता है और सारे फोटोस और सारी वीडियोस को डाउनलोड करता है। तो जब देखता है, उस फोटो को थोड़ा नजदीक करके देखता है, जूम करके देखता है, तो उस फोटोज के भीतर जो लड़की होती है कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी बहन होती है, उसकी अपनी बहन होती है। और जब ये नजारा वो देखता है और जो वीडियो थी उसमें उसकी बहन किसी और के साथ संबंध बना रही थी। अब जब ये देखता है तो बेहद आग बबूला हो जाता है। इसके बाद अब ये बात वो अपने घर वालों को बताता है। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिससे कि कई जिंदगियां जेल के सलाखों के पीछे चली जाती है और एक लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। तो आखिर ये क्या मामला था और कहाँ का था, इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही हो। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेके आई हूँ बेहद हैरान कर देने वाली है और साथ ही सारे इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गौतम बुद्ध नगर, और यहीं का एक थाना लगता है बिसरक। इसी थाने के इर्द गिर्द एक लड़का जिसका नाम गुड्डू होता है। गुड्डू मूल रूप से रहने वाला जिला हरदोई के एक गांव कोठलिया का होता है। ये कई दिनों से इस बिसरक थाने का चक्कर लगा रहा होता है, अपनी बात को कहने का कोशिश कर रहा था। बाकी उसकी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं था। कभी वो किसी कांस्टेबल के पास जाता, कभी किसी संतरी के पास जाता, कभी किसी जो कि पुलिस वाले के पास जाता और अपनी बात को कहने की कोशिश करता। बाकी लोग डांट के भगा देते, उसकी बात को कोई सुन ही नहीं रहा। लगभग 5 दिन का वक्त गुजर जाता है, तभी उसकी बात एक संतरी से होती है। पूछता है कि मैं देख रहा हूं कि कई दिन से तुम थाने के चक्कर लगा रहे हो, आखिर बात क्या है। लड़का रोने लगता है और कहता है कि दरअसल मेरा नाम गुड्डू है और मेरा भाई 13 जून से गायब है और इसी इलाके में रहता था, इसलिए मैं इस थाने का चक्कर लगा रहा हूं। मेरे भाई का नाम रंजीत कुमार है। और जब ऐसा वो संतरी सुनता है तो कहता है कि तब तो FIR दर्ज करानी ही चाहिए। वो एक जो कि संतरी है उसको लेके एक व्यक्ति के पास जाता है, तो कहता है कि अगर जो इससे तुम बात अपनी कहो तो जरूर तुम्हारी FIR दर्ज होगी। इसके बाद अब उच्च अधिकारी से बात होती है, बताता है कि वो हैरतपुर के एक इलाके में उसका भाई रंजीत रहता था। ग्रेटर नोएडा के पश्चिमी छोर में उसकी एक प्रेस की दुकान रहती है, जिसपे कि वो कपड़े प्रेस करता, लोगों के घरों में पहुंचाता। एक तरह से मानी तो ड्राई क्लीनर था। अब जब रंजीत के बारे में बताता है, FIR दर्ज होती है। बाकी इसमें कोई खास एक्शन नहीं लेता है, कुछ इसकी ज्यादा जानकारी मिलती नहीं। वक्त गुजरने लगता है। जो गुड्डू वो थाने के चक्कर समय दर समय लगाते रहता है। बाकी ऐसी कोई सूचना ही नहीं मिलती कि उसका भाई है कहाँ। मोबाइल स्विच ऑफ। अब लगभग 5 महीने का वक्त गुजर जाता है। बाकी इस रंजीत का कुछ अता पता नहीं। अब गुड्डू जब
महीने भर बीतता, 15 दिन बीतता तो उस इलाके का चक्कर लगाता और अपने भाई के बारे में पता करने की कोशिश करता। बाकी कुछ पता नहीं चलता है। धीरे धीरे देखते देखते 5 से 6, 6 से 7, अब 8 महीने का वक्त गुजर जाता है। और 8 महीने बाद एक पुलिस को खबर मिलती है, जिगियाना इलाका रेलवे पटरी के किनारे 26 जनवरी 2024 को एक कंकाल दिखता है एक राहगीर को। और जब कंकाल दिखता है तो पुलिस को फोन करता है, तो कहता है कि यहाँ पे एक इंसानी कंकाल पड़ा हुआ है। पुलिस की एक टीम जाती है, उस कंकाल को देखती है, उसके कपड़ों को देखती है, उसके पास पड़ी कुछ चीजों को देखती है। तो अब पुलिस भी हैरान है कि एक व्यक्ति मरा और किसी को खबर तक नहीं। और ये कंकाल हो गया, इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये लगभग 7-8 महीने पहले की बात है। तभी पुलिस वाले अब उस गुमशुदा रिपोर्ट के बारे में सोचते हैं, जो कि गुड्डू एफआईआर दर्ज कराया था अपने भाई का, रंजीत का। अब उसको सूचना दी जाती है, और जब सूचना दी जाती है तो थाने पहुंचता है, और जो उस कंकाल के पास से सारी चीजें, उसके कपड़े और उसके जितने भी चीज बरामद हुई थी, सब चीजों को दिखाया जाता है। तो रंजीत, ये गुड्डू रोने लगता है, कहता है कि ये तो मेरे भाई रंजीत का ही है। अब जब शिनाख्त हो जाती है कि रंजीत मर चुका है, तो अब लोग परेशान हैं कि आखिरकार ये वहां रेल के पटरी के किनारे पहुंचा कैसे। और अगर जो ट्रेन से कट के मरता तो इसके शरीर के अंग अलग होते। और दूसरी बात, अगर जो ट्रेन से गिरता भी तो ये जा कहां रहा था। अब तमाम बातें थी। अब पुलिस वाले इसको अब जांच परख करने की कोशिश करते हैं। अब रंजीत के कॉल डिटेल को निकाला जाता है, और जब निकाला जाता है तो रंजीत की बात एक नंबर पे घंटों घंटों तक होती थी, देर रात भी होती थी। और जब उस नंबर के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो एक लड़की का है। अब जब लड़की के बारे में पता किया जाता है तो लड़की उसी ग्रेटर नोएडा की रहने वाली होती है। अब उस लड़की को उठाया जाता है, और जब शक्ति से पूछा जाता है तो जिस कहानी की वो शुरुआत करती है वाकई हैरान कर देने वाली होती है। दरअसल जो रंजीत है, एक दिन अपने दुकान पे कपड़े प्रेस कर रहा था, तभी अचानक से उसके मोबाइल फोन एक मिस कॉल चला जाता है अननोन नंबर पे। और जब चला जाता है तो उधर से एक लड़की की आवाज आती है। रंजीत पूछता है कि आप कौन बोल रहे हैं, दरअसल मुझे कपड़े पहुंचाने। लड़की कहती है कि मेरे तो कपड़े हैं नहीं। अब यहीं से इनकी बातचीत की शुरुआत होती है। अब 2-4 दिनों पे वो लड़की फोन करती, रंजीत फोन उठाता, अब दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब इनकी प्यार में बदल जाती है इनको भी पता नहीं चल पाता। अब जब इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है तो ये दोनों अब एक दूसरे से मिलने लगते हैं, मौका देख के। कभी रेस्टोरेंट में, कभी होटल में, कभी रंजीत अपने कमरे पे ही बुला लेता है। वक्त गुजरने लगता है, और वक्त के साथ साथ लगभग 6 से 7 साल का वक्त गुजर जाता है। अब इधर जो लड़की, वो उसके घर वाले उसकी शादी की तैयारी करते हैं कि लड़का ढूंढ के शादी कर दी जाए। लड़की सयानी हो गई। तभी वो लड़की कहती है कि दरअसल मुझे एक लड़का पसंद है जिसका नाम रंजीत है, इसी इलाके में प्रेस की दुकान है, और मैं जब भी शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। इस पे जो उसके लड़की के घर वाले होते हैं वो तैयार नहीं होते, कहते हैं नहीं। अब जब तैयार नहीं होते तो ये बात अब वो लड़की रंजीत से बताती है। रंजीत कहता है कि अच्छा ठीक है। कहता है कि चलो अभी लड़का ढूंढने में समय लगेगा, तब तक मैं कोई ना कोई जुगाड़ जरूर कर दूंगा कि हमारी तुम्हारी शादी हो जाए। अब मौका दर मौका देख के उस लड़की को अपने कमरे पे बुलाने लगा। लड़की भी उसके प्यार में पागल उसके पास जाती और उससे मिलती, और दोनों जब मिलते तो फिजिकल होते, शारीरिक संबंध बनाते। और जब भी ये दोनों अर्धनग्न अवस्था में होते या संबंध बना रहे होते
तो जो रंजीत था उसकी फोटो खींच लेता, उसकी वीडियो बना लेता। अब जब कुछ वीडियो और कुछ फोटो से इकट्ठा कर लेता है, इसके बाद एक दिन इस लड़की के भाई के नंबर पे वीडियोस और फोटो सेंड करने लगता है और मैसेज करता है, कहता है कि ऐसा है कि तुम अपनी बहन की शादी या तो मुझसे करवा दो, वरना ये सारी फोटोस और सारी वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाएगी। अब जैसे ही वो लड़का ये बात जानता है, फोटो देखता है और सारे मैसेज पढ़ता है, तो ये बात अपने परिवार वालों में बताता है कि जो हमारे घर में हमारी बहन है वो नाक काट दी हमारी, और ये लड़के के साथ ऐसा ऐसा करती है। जब उसके पिता और उसके घर वाले जाने तो बेहद परेशान। अब वहीं से एक प्लानिंग होती है। इस लड़की से कहा जाता है कि तुम उस लड़के को बुलाओ। अब जब लड़के को बुलाने की बात होती है तो लड़की पहले तो राजी नहीं होती, बाद में अपने घर वालों के दबाव में आके लड़की उस लड़के को फोन करती है, कहती है घर वाले हमारे तैयार हो गए तुमसे शादी करने के लिए, आके इनसे मिल लो। जैसे रंजीत ये बात जानता है, बड़ा खुश होता है और साथ ही वो कुछ खाने पीने की चीज लेता है और सीधे अब उस लड़की के घर पहुंचता है, जहां पे पहले से ही उसका इंतजार हो रहा होता है। उस लड़की के पिता, उस लड़की का भाई और साथ ही उस लड़की का मामा। अब सारे लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लड़की को एक अलग कमरे में भेज देते हैं, बंद कर देते हैं कमरा, और इधर लड़के के साथ बातचीत करने लगते हैं। और देखते ही देखते इस लड़के का गला घोट के तीनों मिलके मार देते हैं। और मारने के बाद अब सोचते हैं कि इस लड़के को ठिकाने कैसे लगाया जाए। शाम का समय होता है, जैसे अंधेरा होता है, ये लड़की का भाई है वो बाइक लेके आता है, जो लड़की का मामा है उस रंजीत की डेड बॉडी को कुछ इस तरह बैठाता है बाइक पे कि जैसे लगे कि एक व्यक्ति बीमार अवस्था में बैठा, वो पीछे से लड़की का मामा बैठता है। और ये तीनों अब निकलते हैं, बीच में डेड बॉडी, आगे लड़की का भाई, पीछे लड़की का मामा, और लेके इसी जिगियाना के रेलवे पटरी पहुंचते हैं। डेड बॉडी को डंप करते हैं, फेंकते हैं, और वहां से सीधे अब घर चले आते हैं। उनको अब ये पता रहता है कि अब तो कोई जान नहीं पाएगा, हम पे कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। अब जब फेंक के चले आते हैं तो संजोग खराब या जो भी कहिए, शायद कोई उस डेड बॉडी को देख नहीं पाता है या क्या ऐसा होता है। अब वक्त गुजर जाता है, रंजीत की डेड बॉडी कंकाल में तब्दील हो जाती है, और जो लड़की है उसकी अब शादी की तैयारी अलग होने लगती है। लड़का ढूंढा जाने लगता है और लड़की से यह कहा जाता है कि वो जो लड़का है उससे बातचीत हुई, वो शादी के लिए तैयार नहीं, वो अपने गांव वापस चला गया। अब इधर लड़की भी परेशान, लड़की को कुछ खबर ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। बाकी जैसे कुछ वक्त गुजरता है, लड़की अपने भाई से बात ही बात में जान जाती है कि उसको मार के ये लोग फेंक चुके हैं। बाकी अब लड़की भी चुप हो जाती है, कुछ कहती नहीं। अगर जो समय रहते पुलिस कंप्लेन करती तो शायद इतना समय नहीं लगता, पहले ही गुत्थी सुलझ जाती। तो अब इसी लड़की के तहरीर पे उस लड़की के भाई, उस लड़की का जो पूरा परिवार है और साथ ही उसका मामा, सबको जेल के सलाखों के भीतर डाल दिया जाता है। अब कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। पर इसमें गलती किसकी थी? रंजीत की थी, जो उस लड़की का वीडियो फोटो उसके भाई पे भेज रहा था शादी करने के नाम पे। लड़की की गलती थी, बार बार रंजीत से मिल रही थी, या उसके घर वालों की गलती थी जो रंजीत को मार दी? क्या रंजीत के साथ यही होना चाहिए था, या रंजीत को कानून के हवाले करना चाहिए था? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सलाह का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से ही हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक ये तमाम जानकारियां पहुंचाते रहूं। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।